अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। वफाक की तरह पंजाब में भी जहांगीर तरीन ग्रुप का दबाव काम कर रहा है। पहले जहांगीर तरीन ग्रुप ने दबाव डाला तो उनकी वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात हो गई थी और उस ग्रुप की उस मुलाकात के बाद अब पंजाब हुकूमत भी तरीन ग्रुप के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने को तैयार है। कल दावा तो फैसल वावड़ा ने किया था कि पूरा ग्रुप एक SHO की मार है, मगर अब खुद वज़ीर आला उस्मान बुज़दार मुतहरिक हो गए हैं, मिलकर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए तैयार हो गए हैं। 2 रोज़ कबल जहांगीर तरीन के घर होने वाले इशाइये में उनके साथियों ने हल्फ उठाया था कि वो हर हाल में जहांगीर तरीन का साथ देंगे। उसी रोज MPA सईद अकबर खान को पंजाब असेंबली में इस ग्रुप का पार्लिमानी लीडर नामजद किया गया था, जिसके बाद गुज़िश्ता रोज जहांगीर तरीन ने मीडिया से बात करते हुए पंजाब हुकूमत पर इंतकामी कार्रवाइयों का इल्जाम लगाया था और उनके साथियों ने बजट मंजूर ना करवाने के इशारे भी दिए थे। जहांगीर तरीन के करीबी साथी राजा रियाज ने हमारे शो में शहजाद अकबर की तरफ इशारा करके कहा था कि अगर वज़ीर आला को यह समझ ना आई और वो एक आदमी की खातिर 25 लोगों को नाराज करेंगे तो हमारे पास भी ऑप्शन मौजूद है, हम भी बजट में फैसला करने का हक रखते हैं। अगर वो पंजाब के वज़ीर आला साहब को ये चीज समझ ना आई कि मैं 25 लोगों को नाराज करूं और एक आदमी को राजी करूं, तो फिर हमारे पास भी ऑप्शन मौजूद है कि हम भी बजट में फैसला करने का हक रखते हैं कि हमने क्या करना है। 25 लोग हैं हमारे पास सूबाई असेंबली में और 19 लोग अगर खिलाफ हो जाए तो अदम एतमाद हो सकती है और 11 लोग हमारे पास हैं वफाक में और 8 की मेजॉरिटी है, जबकि हम लोग 11 हैं। इसके बाद आज राजा रियाज ने दावा किया है कि वज़ीर आला हाउस की जानिब से उनसे रब्ता किया गया है और उनके ग्रुप की उस्मान बुज़दार से मुलाकात का इम्कान है। राजा रियाज के मुताबिक वज़ीर आला हाउस ने कहा है कि तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने को तैयार हैं। ज़राए का बताना है कि इसके बाद जहांगीर तरीन ग्रुप ने वज़ीर आला से मुलाकात के लिए 6 रुकनी वफ़द तश्कील दे दिया है, जो कल वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात करेगा और उन्हें अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेगा। ज़राए के मुताबिक वफ़द में सूबाई वज़ीर अजमल चीमा, नुमा लंगरियाल, वज़ीर आला के मुशीर अब्दुल हई दस्ती और MPA नज़ीर चौहान भी शामिल होंगे। यानी जहांगीर तरीन की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर ग्रुप का ऐलान करने के 24 घंटे के अंदर अंदर पंजाब हुकूमत उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए मुतहरिक हो गई है। इसके अलावा ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब ने 48 घंटों में 50 से ज़ायद अरकान पंजाब असेंबली से मुलाकातें भी की हैं और उस्मान बुज़दार से मुलाकात करने वालों में तरीन ग्रुप के अरकान भी शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब ने 1 घंटा अरकान असेंबली से मुलाकात के लिए मुकर्रर भी कर दिया है और अब उस्मान बुज़दार हर सुबह 10 से 11 बजे तक अरकान असेंबली से मुलाकातें करेंगे। उस्मान बुज़दार का कहना है कि ऐवान वज़ीर आला के दरवाजे अरकान असेंबली के लिए खुले हैं, बगैर वक्त लिए अरकान मुलाकात कर सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई का सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं और वुज़रा ने भी तरीन ग्रुप से रब्ता किया है, जिन्हें ग्रुप ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। ज़राए के मुताबिक हुकूमती वफ़द ने तरीन ग्रुप से दरख्वास्त की कि वो बजट सेशन का बॉयकॉट ना करें। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने भी आज लाहौर में मसरूफ़ दिन गुजारा। वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात भी की। शेख रशीद ने एक बार फिर दावा किया है कि जहांगीर तरीन के साथी बजट में हुकूमत को वोट देंगे और उन्होंने ये भी कहा कि अली ज़फ़र को चाहिए कि अब जल्द अपनी रिपोर्ट देकर जान छुड़ाएं। CM पंजाब ने ख़ास तौर पर मुझे कहा कि अगर जहांगीर तरीन के लोग कोई समझते हैं कि उनको गिला शिकवा है तो बताएं उनको क्या गिला शिकवा है और किसी किस्म की वो इंतकामी कार्रवाई ना कर रहे हैं, ना करने की उनकी ख्वाहिश। वो बजट में वोट देंगे, गिले शिकवे होते हैं। मैं अभी CM से मिलकर आया हूँ, हमें गिले शिकवे दूर करने चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अली ज़फ़र जो कहेगा, अभी इतने दिन हो गए, अली ज़फ़र पे दोनों ग्रुप अगर तैयार हैं तो अली ज़फ़र साहब रिपोर्ट सबमिट करें, जान छुड़ाएं। आप मीडिया की जो सुबह से शाम तक एक ही तबसरा चल रहा है। हुकूमत के अंदरूनी इख्तलाफात पर मरकज और पंजाब में दूसरी सबसे बड़ी जमात नून लीग अभी मुहतात रद्द-ए-अमल दे रही है। आचार सदा में मीडिया से बात करते हुए नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने कहा कि जहांगीर तरीन के ग्रुप का मामला वो जाने और PTI जाने, हमारा कोई अमल दखल नहीं है। और ब्लॉग भी सामने आया हुआ है। जहांगीर तरीन ग्रुप ने आप लोगों के साथ कोई राबता वगैरह किया हुआ है हुकूमत बनाने के लिए? ये जो जहांगीर तरीन साहब का अपना ग्रुप है या PTI जाने वो जाने, ये उनका अपना अंदरूनी मामला है, हमारा इसमें कोई अमल दखल नहीं है। सारी सूरत पर बात करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं और उसके बाद नून लीग के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब। अब उस्मान बुज़दार साहब ने भी MPS से रब्ता भी कर लिया, कल उनकी अहम मुलाकात भी होने वाली है। फिर खबर आई कि एक सीनियर वज़ीर ने मरकज़ से भी तरीन ग्रुप साहब से रब्ता किया, जहांगीर तरीन साहब से। अब मरकज़ में बहुत कमी लोग हैं जिनके उनसे ताल्लुकात अच्छे हैं, आप ज़रूर नज़र आते हैं। इमरान खान साहब का भी आप पर एतमाद है, तरीन साहब के साथ भी आपके ताल्लुकात अच्छे रहे हैं, तो क्या रब्ता आपने किया और क्या उस्मान बुज़दार साहब ने भी रब्ता कर लिया तो समझा जाए कि मामला दुरुस्ती की तरफ जा रहे हैं?
देखिए मामला दुरुस्तगी की तरफ जा रहे हैं और जहाँ तक राब्ते की बात है, देखिए ये जो सारे लोग हैं, सच्ची बात है कि मेरा तो इन बहुत सारे लोगों के साथ दूसरी या तीसरी नस्ल का ताल्लुक है। सो बहुत सारे इनमें से जो लोग हैं जो इलेक्ट हुए और फिर पार्टी में शामिल हुए या बहुत मुस्तकिल एक हमारी जो असम्बलियाँ हैं उनका हिस्सा है, तो उस हवाले से बहुत सारे लोगों से मेरे करीबी ताल्लुकात भी हैं और इनमें से कई लोगों से मेरी जो गुफ्तगू है वो हुई भी है और आगे भी चल के होगी। और बिल्कुल आपकी बात सही है, उनकी जो चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट है उससे भी राब्ता हुआ है। एक सियासी जमात के अंदर देखिए, पहली बात तो ये जहन में रखिए शाहजेब साहब के पीटीआई का जो हुजम है, जो इस वक्त पीटीआई का साइज है, कोई और जमात उसके करीब भी नहीं है। पीपल्स पार्टी सिर्फ इंटीरियर सिंध की पॉलिटिक्स करती है, पीएमएलएन सिर्फ सेंट्रल पंजाब की पॉलिटिक्स करती है। हमारा इमरान खान वो एक वाहिद लीडर है जो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त उसका वोट बैंक है और पार्टी बहुत बड़ी है। तो इसमें छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो तो चलती रहेंगी और ये आखिरी भी नहीं है फ्रेंकली, इसमें आगे भी मसले मसाइल आएंगे और ये ऐसे हल होते जाएंगे, कोई इतनी बड़ी ये बात नहीं है। मगर फौजी साहब, आप जानते हैं जहांगीर तरीन साहब को। जहांगीर तरीन साहब एक बड़े स्मूथ ऑपरेटर हैं और जब वो काम भी करते हैं बड़ा पेशेंस के साथ काम करते हैं। जहांगीर तरीन साहब इतने इम्पेशेंट हो जाएं कि वो पब्लिकली अपने ग्रुप का ऐलान करें और बोलें कि जी इसकी एक सरबराही भी हो रही होगी असेंबली में, और फिर पंजाब हुकूमत के ऊपर इतने ज़्यादा एतराज़ उठें, तो क्या ऐसी बात हो गई है कि जहांगीर तरीन साहब ने ये ऐलान कर दिया और क्या वो एड्रेस हो गई है? देखिए जहांगीर तरीन साहब ने पहले तो, मैं जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मैंने सुनी है आप ही के चैनल के ऊपर, वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उनकी जो बात थी वो काफ़ी मुख्तलिफ थी उससे जो कि रात को ज़राए से चलती रही। उससे उन्होंने कहा हम पीटीआई का हिस्सा हैं, इमरान खान हमारे कायद हैं और हम समझते हैं कि वो इंसाफ करेंगे। और ये बात तो बिल्कुल उनकी एक ऐसी ही बात थी, उसमें कोई लॉजिकल बात थी, कोई ऐसा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कुछ लोगों ने अलबत्ता इस सिचुएशन में जो फौरी तौर के ऊपर रिएक्शन दिया वो दुरुस्त नहीं था और मैं ये समझता हूँ कि अगर वो रिएक्शन ना देते तो सिचुएशन मीडिया को भी इतना ज़्यादा उसमें खबरें ना आती। हमारा मीडिया कई दफ़ा ऐसा हो जाता है, मैं ये भी आपको बताऊं, जो लोग आमतौर पे मीडिया पे नहीं आते उनको इसका एहसास भी नहीं होता कि उनकी बात को क्या एंगल मिलेगा और वो कितना किस तरीके से एक्सप्लॉइट होगी। लेकिन बाकी इंशाल्लाह मामला जो है वो मुझे उम्मीद है कि वो ठीक हो जाएंगे, कोई ऐसा बड़ा प्रॉब्लम नहीं। वैसे मगर मुझे साथ में ये भी बताइएगा कि मैं फिर कह रहा हूँ कि आप क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स पंजाब की बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, आपने कहा कि आपका ताल्लुक भी लोगों से पुराना है, कि इनके जो तहफ़्फ़ुज़ात आपने सुने हैं, एक तो थे जहांगीर तरीन साहब के केस के हवाले से मामला जो अली ज़फ़र साहब देख रहे हैं और जहांगीर तरीन साहब को उस पर एतमाद है। ये जो अचानक पंजाब से मामला आया है कि जी हमें टारगेट किया जा रहा है पंजाब के अंदर हमारे ग्रुप को, क्या उसमें कुछ जेन्युइन बातें हैं जिनको एड्रेस करने की बात की गई है या जेन्युइन नहीं है, या अचानक ऐसे ही आगे एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर सामने आए हैं और प्रेशर करना चाह रहे हैं हुकूमत को? कई दफा देखें, बात यह है शाहजेब कि मिक्स बात है। कई जगहों के ऊपर जेन्युइनली होगा भी, उनका मौक़िफ़ सही भी होगा और कई जगहों के ऊपर वो चीज़ें एग्जेजरेट भी कई जगहों पे होती हैं। कई जगहों पे ख्वाहिशें भी होती हैं कि ये हमारी मर्जी का अफसर लग जाए, हमारी मर्जी का जो स्कीमें हैं वो हो जाए, इस तरह की बातें भी होती हैं। और कई जगह जेन्युइनली भी मैं समझता हूँ ग्रीवियंसेस होंगी, जो कि कई जगह ब्यूरोक्रेसी या जो सेक्रेटेरिएट है वो उस तरह से नहीं कर रहा। लेकिन मुझे पता है कि बुज़दार साहब ने जब से 1 महीने से कम से कम उन्होंने अपना 1 घंटा तो एमपीएस के लिए रखा हुआ है, जहाँ पे लोग जाते हैं, उनसे मिलते हैं, बात करते हैं और अगर कोई ऐसे इश्यूज होते तो वो वहाँ पे बात हो सकती थी। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि कई जगहों पे एक्सेजरेशन होगी, कई जगहों के ऊपर जेन्युइन जो है वो उनको ग्रीवियंस भी जो है वो होगी और जो जेन्युइन ग्रीवियंस है उसके लिए हम एक इंशाल्लाह मैकेनिज्म भी बनाएंगे और पीएम साहब ने भी हिदायत की है कि डेफिनेटली जो एक जेन्युइन मसाइल हैं उनको हल किया जाए और जो एमपीएज और एमएनएज हैं हमारी पार्टी के, या जो इलेक्ट होके आए या जो इलेक्ट होके बाद में शामिल हुए, उनकी जो जेन्युइन ग्रीवियंसेस हैं उनको दूर करना हमारा फर्ज है, जो हम करेंगे इंशाल्लाह। मगर ज़ाहिर बजट तो आपकी पार्टी को उम्मीद है कि पास हो जाएगा, मगर उसके बाद उस्मान बुज़दार साहब पर एक मुसलसल तलवार नहीं लटकती रहेगी और एक हुकूमत, पहले ही उस्मान बुज़दार साहब की डिलीवरी पर सवाल उठता है, एक कमज़ोर और ज़्यादा हुकूमत नहीं हो गई है उनकी अब इसके बाद? देखिए पार्लिमानी जमहूरियत जो है ये एक बड़ा पेचीदा, सोफिस्टिकेटेड और बड़ा एक आई वुड से मुश्किल सिस्टम है।
इसमें आपको अपने जो पावर कॉरिडोर्स में अगर रहना है तो आपको चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। और बुज़दार साहब इसलिए चीफ मिनिस्टर हैं कि उनको इन मुश्किलों से निपटने का हुनर आता है, और उससे भी ज़्यादा बात है कि इमरान खान की सपोर्ट उनको हासिल है। जब इमरान खान की सपोर्ट उनको हासिल है तो कई मुश्किलें उनकी जो हैं वो हल हो जाती हैं, और जो एक पेचीदगियां हैं एक असेंबली के अंदर वो ओवरकम हो जाती हैं, क्योंकि इमरान खान एक इतनी बड़ी एक टावरिंग लीडरशिप है उनकी, उसकी वजह से उनको बहुत जो है वो एज भी मिल जाता है, वो चीज़ें हल भी हो जाती हैं। लिहाजा ये जो प्रॉब्लम्स आएंगी ये आपने जैसा खुद ही कहा कि ये पहले से चलती आ रही हैं, ये आगे भी चलती रहेंगी, और कोई भी हुकूमत जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है उसमें ऐसे एब्सोल्यूट पावरफुल नहीं होती, ये मिल मिला के चलना होता मगर है, फौजी साहब, चीज़ों को मैनेज अब करके जैसे बजट आ रहा है, अगर इतनी ग्रुपिंग अंदर ही होगी और नजर आएगा कि एक ग्रुप के जो मामला हैं वो एड्रेस भी किए जा रहे हैं, तो मजीद ग्रुप भी सर उठा सकते हैं, और आपकी इत्तेहादियों की हुकूमत है, इत्तेहादी भी मजीद ब्लैकमेलिंग पोजीशन में आ सकते हैं। तो आपकी जो गवर्नेंस है अगले आखिर के 2-2.25 साल की, वो और ज़्यादा मुतासिर हो सकती है कि ये फायर फाइटिंग करेंगे या गवर्नेंस करेंगे। नहीं, कोई ऐसा इशू नहीं है शाहजेब कि हम कोई 2/3 मेजोरिटी से तो जीत के आए नहीं हुए। सो मैनेज ही करके चलना होता है, और हमें भी एहसास है कि अगर हम सुपीरियर पॉलिटिक्स करेंगे तो हुकूमत में रहेंगे, जब हम सुपीरियर पॉलिटिक्स नहीं कर सकेंगे तो जाहिर है कि हम हुकूमत में नहीं रहेंगे। इस वक्त हमने अभी तक जो हमने अपनी सुपीरियर पॉलिटिक्स से अपोजिशन को हर जगह मार दी है। आइंदा आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे कि हमारी पॉलिटिक्स बहुत बालातर होगी अपोजिशन की सियासत से। अच्छा, जो पॉलिटिक्स की जब आप बात कर रहे हैं, हुकूमती जमात में अगर इस तरीके से एक डिवाइड आए, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं तरीन साहब के साथ जो इलेक्टेबल हैं, आज़ाद जीते थे फिर साथ आए, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पीटीआई की टिकट पर जीते थे। तरीन साहब उन्हें कुछ दे नहीं सकते, वो खुद डिस्क्वालीफाइड हैं, प्राइम मिनिस्टर या कोई ऐसा ओहदा उनको मिल नहीं सकता। अगर वो फिर भी एक ब्लॉक की सूरत में जा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि वो फ्यूचर की पॉलिटिक्स को देख रहे हैं कि आइंदा उन्होंने किस पार्टी का टिकट लेना है और एक ब्लॉक के सूरत में बार्गेन करना है, और उन्हें पीटीआई एक वायबल ऑप्शन नहीं नजर आ रही है आगे जाके। मेरे ख्याल में इस वक्त जो पंजाब की सियासत में जो भी, अगर आप ज़िमनी इलेक्शंस के भी रिजल्ट्स देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि पंजाब में सिर्फ 2 ही जमातों में मुकाबला है, वो पीएमएलएन में और पीटीआई में। और ये जो पीएमएलएन अपनी जीती हुई सीटें भी तमाम तर मामलात के बावजूद सिर्फ 4-5-6 हज़ार वोटों से जीत सकी। तो इससे लगता ये है कि जो आइंदा आने वाले इलेक्शंस हैं उनमें पीटीआई का टिकट जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट टिकट जो है वो रहेगा। और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह जो आप इलेक्शंस के नज़दीक जाते जाएंगे और अगले 2 साल जिस किस्म के ग्रोथ ओरिएंटेड बजट्स हम लेके आ रहे हैं, पीटीआई का पलड़ा बहुत भारी होगा अपनी बाकी जमातों के ऊपर। और इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगले 5 साल हुकूमत बनाने। मतलब गैर रिवायती तौर पर जीती हुई सीटें आप बैक टू बैक हारे हैं हुकूमत में होने के बावजूद, तो एक आध सीट की बात नहीं है, आप बहुत सारी अपनी जीती हुई सीटें भी हार गए हैं। तो उसके बावजूद आपको लगता है कि जब आप हुकूमत में नहीं होंगे और इलेक्शन हो रहा होगा तो ये सारे के सारे जो इंडिपेंडेंट्स हैं, इलेक्टेबल्स हैं, वो यही देख रहे हैं कि जी पीटीआई का टिकट हमें लेना है, उसके बावजूद इस वक्त इतनी ज़्यादा पोजीशन एक्सट्रीम ले ली उन्होंने जाकर और अलग ब्लॉक बना लिए। नहीं सर, पहली बात तो ये है कि ऐसा नहीं है, जीती हुई सीटें नहीं हारे। कराची में जरूर हुआ है, लेकिन करम एजेंसी में हम हारी हुई सीट जीत गए हैं। इसी तरह से कई और जगहों के ऊपर जो है मुकाबला ये रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात ये बताऊं कि आपको तारीफ एक्चुअली ये करनी चाहिए, हुकूमत के बारे में तासुर ये होता है कि वो तो ज़मीनी इलेक्शंस में उसके मुकाबले में इलेक्शन लड़ना ही बेवकूफ़ी है। इसलिए कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन जिस तरीके से इलेक्शन लड़ते हैं, पीटीआई नहीं लड़ती है। हमारे यहाँ तो एक जो कैंडिडेट जब नॉमिनेट होते हैं, जो हमारे यहाँ हुकूमतें जब करती हैं, तो पूरी हुकूमत ही उस कैंडिडेट के साथ लग के इलेक्शन कैंपेन लड़ती है। आपने देखा इन इलेक्शंस में जो तमाम ज़िमनी इलेक्शंस हुए, सवाए डस्का के जहाँ पे फिर बाद में रीपोल हुआ, कहीं पर किसी का एलिगेशन भी नहीं है धांधली का, इतने जो, और कहीं पे ये एलिगेशन भी नहीं है कि हुकूमत ने वहाँ पे इंटरफेरेंस की। इसके बावजूद इलेक्शन शफाफ हुए। अब इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि पीएमएलएन ने तमाम ताकत लगाने के बावजूद वहाँ पे बड़ी लीडों से नहीं जीत सका। और जिस तरीके से ये हमारे जो 2 साल थे, ये बड़ा हमने अपने बजट्स में बड़ा रिस्ट्रेंट किया ताकि एक जो इतने मालियाती खसारे हैं उनसे हम बाहर आ सकें। अब अगले जो बजट्स आएंगे या अगली जो हमारी अगले 3 साल की ग्रोथ ओरिएंटेड जो इकोनॉमिक स्ट्रेटजी है, मुझे लगता है कि इंशाल्लाह टर्म के एंड तक आप देखेंगे कि पीटीआई अपनी मकबूलियत के अरूज पर हो। और तो एज ऑफ नाउ आप कह रहे हैं ये तरीन साहब के ग्रुप का मसला हल हो गया, और अगर पंजाब की हद तक हल हो गया तो मरकज़ में एक अली ज़फ़र साहब की रिपोर्ट आनी है। शेख रशीद साहब भी कह रहे थे वो जल्द से जल्द दे दें तो अच्छा है, ये मामला ख़त्म हो। अगर वो उनके खिलाफ आ गई तो फिर ये मामला कहाँ जाएगा, और वो रिपोर्ट कब आ रही है?
देखिए वो रिपोर्ट्स का कोई ताल्लुक नहीं है जी। देखिए इमरान खान ने ना अकाउंटेबिलिटी के ऊपर उन्होंने अपने करीब तरीन लोगों की कभी परवाह नहीं की है, और वो जो उनका एक जेन्युइन कॉज है उसके ऊपर वो बिल्कुल पीछे नहीं हटते। चाहे वो बाबर अवान साहब का मामला हो, चाहे वलीम खान साहब का मामला हो, सब्तैन साहब का मामला हो, ये आपके सामने हुए हैं। एक भी मामले में ये ना तरीन साहब को तवक्को है इमरान खान से कि वो कोई उनकी सिफारिश करेंगे, ना ही किसी और को ये सोचना भी चाहिए कि इमरान खान इंटरफेयर करेंगे। वो जेन्युइन जो एक मेरिट के ऊपर मामला जाएगा वो उसके मुताबिक जाएगा। प्राइम मिनिस्टर साहब उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, ना ही ये को वादा किया गया है कि वो उसमें कोई इंटरफेरेंस होगी। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हमारे साथ नून लीग के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल साहब मौजूद है। एहसन इकबाल साहब बहुत शुक्रिया, आज आप भी मौजूद थे जब शहबाज शरीफ साहब से सवाल किया गया जहांगीर तरीन के ग्रुप के हवाले से, और उन्होंने कहा कि जी अंदरूनी मामला है, पीटीआई जाने और जहांगीर तरीन जाने। क्या ये इसलिए है कि आपको भरोसा नहीं है और आपको लगता है जहांगीर तरीन साहब के मामला तय पा जाएंगे, उन्हें रिलीफ दे ही देंगे इमरान खान साहब, या फिर जो पीपल्स पार्टी कहती थी कि आप लोग संजीदा ही नहीं है उस्मान बुज़दार की हुकूमत गिराने में, इसलिए अगर आप गिराना चाहते तो आप कर सकते थे, परवेज़ लाई साहब से रब्ता कर सकते थे, इसलिए आप जहांगीर तरीन से भी रब्ता नहीं करना चाहते, ना उनकी तरफ से किया जा रहा है? देखिए शाहजेब, ये जैसे आज शहबाज साहब ने भी कहा कि ये पीटीआई का अंदरूनी मामला है, और बार बार खुद जहांगीर तरीन ग्रुप के तर्जुमान और जहांगीर तरीन साहब ये बात बरमला कह रहे हैं कि हम पीटीआई के साथ हैं और हम पीटीआई की हुकूमत को नहीं गिराना चाहते। तो इसलिए किसी भी वजह से हमारे लिए एक ऐसे सहारे को लेना कि जो उनका अपना अंदरूनी लड़ाई का शाखसाना है, कोई एक पायदार सियासी तदबीर नहीं हो सकती। हम एक अपनी असूली जद्दोजहद पर हैं और हमारा मौक़िफ़ है कि ये हुकूमत जो मसनूई तौर पे लाई गई थी 3 साल के अंदर फेल हो चुकी है। पाकिस्तान की मईशत की इसे समझ नहीं लग रही है, गवर्नेंस की समझ नहीं लग रही है, हर शोबे के अंदर अबतरी आ रही है, और अपनी हर नाकामी पर पर्दा डालने के लिए ये ऑपोजिशन पर इल्जाम तराशियां करती है। मगर एहसन इकबाल साहब क्या ऐसा है कि क्योंकि ज़ाहिर है जहांगीर तरीन साहब भी एक बड़े स्मूथ ऑपरेटर हैं, ऐसा नहीं है कि वो कोई बेसब्री में कोई काम करेंगे। अगर उनकी तरफ से अचानक एक ब्लॉक अनाउंस किया जाता है और उसको पब्लिक किया जाता है, और आप लोगों की भी जैसे मोहम्मद जुबैर साहब ने कहा था कि सुलह हो गई है, तो ना इशारा आपको मिला हुआ है ना जहांगीर तरीन साहब को मिला हुआ है, इसलिए कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए हमारी जो सियासत है वो बड़ी वाज़ेह है, और मैं समझता हूं कि मुस्लिम लीग नून ने इसकी बड़ी कीमत अदा की है कि हम चाहते हैं कि अब पाकिस्तान से इशारों किनाइयों की सियासत का दौर ख़त्म होना चाहिए। पाकिस्तान को आइन के मुताबिक और अवाम की मंशा और उमंगों के मुताबिक चलाना चाहिए। हमारा भी शुमार दुनिया के अंदर एक रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी के तौर पे होना चाहिए, और ये अब सारा खेल जो खेला गया था अपने मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। ये मुल्क चलना है, इस मुल्क ने इंशाल्लाह कायम रहना है, ये एक एटमी ताकत है, ये इस तरह के गैर संजीदा खेल की ज्यादा मुतहम्मल नहीं हो सकती, और ये जो तजादात हैं ये अब आपके सामने आ रहे हैं। मगर एहसन इकबाल साहब जो मजबूती, मगर आपको फील कैसा होता है कि जो मजबूती कमजोरी इस वक्त हुकूमत में है वो या तो उनकी कारकर्दगी की वजह से है, या फिर जहांगीर तरीन साहब का चंद लोगों का एक ब्लॉक, एक ग्रुप, उसने हुकूमत को ज़्यादा परेशान कर दिया है बनिस्बत जो आपका 11 जमातों का इत्तेहाद था जो सड़कों पर था, उसके लिए तो हुकूमत जवाब दिया करती थी, आप लोगों के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, कोई मिलने को की बात नहीं थी। यहाँ तो वजीर आजम इनके ग्रुप से वहाँ मिल रहे हैं, कल चीफ मिनिस्टर मिलेंगे, वजीर आला ने कहा है कि जी मैं रोज़ MPS से मिला करूँगा। इनके तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस करने के लिए तो हुकूमत की दौड़ें लगी हुई हैं, आप लोगों को तो लिफ्ट ही नहीं कराती थी हुकूमत। जी शाहजेब साहब, देखिए इसके 2 पहलू हैं, एक हुकूमत का अंदरूनी पहलू है और एक बैरूनी पहलू है। अंदरूनी पहलू ये है कि इनसे ये निज़ाम चल नहीं रहा, इनकी नाकामियां हैं जो अब सामने आ रही हैं। जो बैरूनी पहलू है उसमें PDM की तहरीक का बहुत अमल दखल है। हमने जो राय आमा को हमवार किया है, अब PTI का हर MNA और हर MPA उस अवामी दबाव को महसूस कर रहा है। जब ये हलकों के अंदर जाते हैं तो अपनी सियासत को डूबता हुआ देखते हैं, और अब कोई भी PTI का जो MNA MPA है वो PTI के साथ पब्लिकली खुद को आइडेंटिफाई करने में झिझक रहा है, शर्मा रहा है। उनको नजर आ रहा है कि अगले इलेक्शन में ये सियासी जहन्नम का टिकट होगा और उनके लिए शिकस्त होगी, जमानत जब्त होगी। लिहाजा वो अवामी दबाव भी लोगों को इस बात पर मजबूर कर रहा है कि वो खुद को इस नाकाम हुकूमत या इस हुकूमत की नाकामियों से अलहदा करते हुए नजर आए। मतलब अगर ऐसे बस अब क्योंकि जहांगीर तरीन साहब के साथ इलेक्टेबल्स हैं
और इलेक्टेबल ज़ाहिर देखते हैं कि मुस्तकबिल में उन्हें टिकट कहाँ का लेना है और उसी हवा के तहत चलते हैं। अब जहांगीर तरीन साहब तो खुद नहीं इलेक्ट हो सकते, तो वो उन्हें क्या नवाजेंगे, मगर अगर वो एक ब्लॉक की सूरत में होंगे तो क्या नून लीग भी ये नज़र रखे हुए कि अभी तो हुकूमत गिराने में आपका भी इंटरेस्ट नहीं है, मगर जब इलेक्शन करीब आते हैं तो इस पूरे ब्लॉक में जो इलेक्टेबल्स हैं उन्हें अपने साथ शामिल कर लिया जाए, इस तरफ आपकी नज़र होगी? देखिए, पिछले 3 सालों में ख़ास तौर पे जो अवामी शऊर है उसने मेरे नज़दीक 30 साल का सफ़र तय किया है। और आप शाहजेब हैरान होंगे कि अगले इलेक्शन जिनको मुख्तलिफ इलेक्टेबल्स अपने हलकों को जेब में तस्वुर करते थे, बड़े बड़े बुर्ज उलट जाएंगे, चूंकि अवाम का शऊर बेदार हो गया है, नौजवानों में शऊर आ चुका है, सोशल मीडिया ने बहुत आगाही तो लोगों को दे दी है। तो सिंध के अंदर और साउथ पंजाब के अंदर जहां पर समझा जाता था इलेक्टेबल्स की सिक्योर सीटें हैं, वहां पे आपको बड़ी बड़ी तब्दीलियां नजर आएंगी। और हम अवाम की उमंगों के साथ इंशाल्लाह चलेंगे। हम उस पुरानी सियासत को कि ये लोग जो जब चाहे परिंदों की तरह उड़कर एक नई मंजिल में चले जाएं, जब चाहे अपनी वफादारियां तब्दील कर लें, जब चाहे किसी को बना दें, जब चाहे किसी को गिरा दें, इस सियासत से निकलकर हमें सियासत को मुस्तकिल असूलों पर और अवाम की उमंगों के साथ जोड़ना है। ये अहम बात है। यानी आप अभी भी राब्ता नहीं कर रहे इनसे हुकूमत गिराने के लिए, और आप कह रहे हैं मुस्तकबिल में भी कि ये इलेक्टेबल्स का एक ब्लॉक हो, आपके पास आ जाए, इसकी मुस्तकबिल में भी आप किसी कोशिश का इरादा नहीं रखते हैं। जो आपके लोग हैं, जो आपके साथ इस मुश्किल वक्त में खड़े रहे हैं, उन्हीं के साथ आप इलेक्शन में जाएंगे, बजाय इसके कि जहांगीर तरीन साहब के ब्लॉक को शामिल करने की कोशिश करेंगे इलेक्शन जीतने के लिए। हमारी यकीनन बैसियत सेक्रेटरी जनरल मैं कह सकता हूँ अपनी क़यादत को देखते हुए हमारी अव्वलीन तरजीह ये होगी कि जहां पर हमें अपना मुखलिस नजरियाती और एक जीता हुआ कारकुन मिलेगा, हम उसको तरजीह देंगे इलेक्शन लड़ने के लिए, बजाय ये कि हम किसी घिसे पटे इलेक्टेबल को दोबारा लेने पर मजबूर हों। अच्छा, रिकॉर्ड पर आ गई आपकी ये बात, आइंदा देखते हैं कि होगा क्या, क्योंकि ज़ाहिर है जो तारीख है सियासी उसमें तो नवाज शरीफ साहब ने भी बहुत सारे लोगों को वापस लिया, मुशर्रफ साहब पे तकरीर करते थे उनके लोगों को वापस लिया, आपकी ये बात रिकॉर्ड पर है। मगर साथ में बताएगा आगे आप चलने का इरादा कैसे रखें? मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं। देखिए, जो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स है उसमें कई दफा पॉलिटिकल पार्टीज की ये कंपल्शन होती है कि कुछ हल्के हैं कि जहां पर आपके पास चॉइस नहीं होती, तो वहां पर आप कुछ कभी ऐसे एक्सेप्टेंस करते हैं कि जहां पे कोई चॉइस नहीं है और आपने वो इंतखाबी हल्का जीतना है। लेकिन जहां पर 15 और 20 के फर्क से भी एक कारकुन दस्तयाब होगा, हम उसको तरजीह देंगे। हम चाहते हैं कि ये जो वफादारियां तब्दील करने का कल्चर है, इसको पाकिस्तान की सियासत से खत्म होना चाहिए। सब साथ में बताएगा पीडीएम आगे कैसे बढ़ेगी, क्योंकि एक अखबार में रिपोर्ट हुआ कि नून लीग पीपल्स पार्टी के बगैर चलाने की तजवीज़ दी है उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को भी पीडीएम आगे, क्योंकि नून लीग का यह ख्याल है कि अगर पीपल्स पार्टी को शामिल कर भी लिया जाए तो दोबारा धोखा दे सकती है। क्या ऐसा है कि नून लीग नहीं चाहती कि पीपल्स पार्टी के साथ पीडीएम को लेकर आगे बढ़ा जाए? जी, 29 तारीख को पीडीएम का सरबराही इजलास है और उसमें मौलाना साहब के साथ जो पीपल्स पार्टी का राब्ता हुआ था, यकीनन वो उसकी रिपोर्ट पेश करेंगे और उसकी रोशनी में पीडीएम का सरबराही इजलास फैसला करेगा। हमने पीपल्स पार्टी और एएनपी को पेशकश की हुई है कि अगर वो नजर सानी करें जो उन्होंने एक तरफा फैसला किया था और पीडीएम के फैसले को कबूल नहीं किया था, अगर वो उस पर नजर सानी करें तो वो दोबारा पीडीएम के अंदर आ सकते हैं। अब इसका फैसला पीपल्स पार्टी ने करना है कि क्या वो पीडीएम में वापस आना चाहती है या पीडीएम से अलहदा अपनी सियासत रखना चाहती है। बहुत शुक्रिया हसन इकबाल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद आमपुर पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। आलमी इदारे इसराइली जारहियत पर मुकम्मल बेबस नजर आ रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में जंग बंदी और इसराइली कार्रवाइयों पर मजम्मत की मुश्तरका एलामिये को अमरीका की तरफ से 4 बार ब्लॉक करने के बाद अब से कुछ देर पहले अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का हंगामी इजलास हुआ, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने फौरी तौर पर जंग बंदी की अपील की। साथ ही इस इजलास में फ़लस्तीन समेत पाकिस्तान और तुर्की के वज़राए ख़ारजा भी शरीक हुए और उन्होंने खिताब भी किया। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने इजलास से खिताब करते हुए इसराइल के खिलाफ एक जारहाना पोजीशन ली और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इसराइल ने मासूम फ़लस्तीनियों पर जुल्म की इंतहा कर दी है। इसराइल मज़ालिम की वजह से 200 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं, 50,000 फ़लस्तीनी बेघर हो चुके हैं। शाह महमूद कुरैशी ने मज़ीद कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा को इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत करनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा को चाहिए कि इसराइल को जंगी जराइम का मुर्तकिब ठहराए। इसराइल से मुतालबा करना होगा
कि वो मकबूजा इलाकों को खाली करे। अक़वाम मुत्तहिदा की जिम्मेदारी है कि वो इसराइली बर्बरियत पर वाज़े और ठोस मौक़िफ़ इख्तियार करे। शाह महमूद कुरैशी ने मज़ीद कहा कि इस तनाज़े की बुनियाद इसराइल का गैर कानूनी कब्ज़ा है। इसराइली जारियत का फौरी खात्मा आलमी बरादरी की पहली तरजीह होनी चाहिए। ये जंग गैर कानूनी काबिज़ इसराइल और निहत्ते फ़लस्तीनियों के दरमियान है। एक तरफ जदीद तरीन काबिज़ फ़ौज है, दूसरी तरफ निहत्ते फ़लस्तीनी हैं। आज हम इंसानी हमदर्दी के नाते कुछ करते हैं या नहीं करते, वो तारीख का हिस्सा होगा। इसके अलावा वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मज़ीद कहा कि सिक्योरिटी काउंसिल अपनी जिम्मेदारियां अदा करने में नाकाम हुई। हमें इंटरनेशनल प्रोटेक्शन फोर्स तैनात करनी चाहिए। Gaza is plunged in darkness, literally and metaphorically. The only light is that of Israeli explosions. It is time to say enough. The General Assembly should call for concrete steps to protect the Palestinians. We should deploy an international protection force. If the Security Council cannot agree to send the protection force, a coalition of the willing can be formed to provide at least civilian observers to monitor a cessation of the hostilities and supervise the provision of humanitarian help to the Palestinians. The voice of the Palestinian people cannot and will not be silenced. The Security Council has failed even to demand a cessation of hostilities. In these circumstances, the General Assembly must assume its own responsibility. Our first priority must be to halt the Israeli aggression. साथ ही तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने भी इसराइली इक़दामात पर तनकीद की और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मस्जिद अक्सा पर इसराइली जारियत की जितनी मज़म्मत की जाए कम है। इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है। साथ ही तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने फ़लस्तीन पर इसराइली कब्ज़े के हवाले से एक नक्शा भी पेश किया और बताया कि किस तरह इसराइल अपने कदम फ़लस्तीनी सरज़मीन पर फैलाता जा रहा है। अब जहाँ अक़वाम मुत्तहिदा में आज ये पेशरफ़ सामने आई है, तो वहीं आज भी इसराइल ने गज़ा पर फ़िज़ाई हमले किए, जिसमें एक फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हुए। गुज़िश्ता 11 दिनों में इसराइली हमलों से अब तक 230 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिसमें 65 बच्चे भी शामिल हैं। इसराइल पर मुसलसल तनकीद हो रही है, दुनिया भर में मुजाहरे हो रहे हैं। आलमी ताकतों पर जोर दिया जा रहा है कि वो इस मसले का हल निकालें, जंगी जराइम की वजह से इसराइल का एहतसाब करें। खुद अमेरिका की डेमोक्रेट हुकूमत पर इसकी अपनी जमात के रहनुमा दबाव बढ़ा रहे हैं, इसराइल पर तनकीद कर रहे हैं। अमेरिकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने जंग बंदी की करारदाद की हिमायत करते हुए इसराइल के हवाले से सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। The loss of 12 innocent Israeli lives is in fact a tragedy. 12 इसराइली जानों का ज़िया एक सानिया है, लेकिन 64 बच्चों और 38 खवातीन समेत 227 फ़लस्तीनी जानों का क्या होगा? या शायद कुछ लोग ये समझते हैं कि फ़लस्तीनी जानों की कोई अहमियत नहीं है। इस जंग से पहले गज़ा एक इंतहाई गरीब और आफत ज़दा इलाका था, और इसराइल की जानिब से हालिया बमबारी ने एक ख़राब सूरत हाल को मज़ीद बदतर कर दिया है। आज न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इसराइली बमबारी से गजा में 17 हस्पताल और क्लिनिक्स तबाह हो गए हैं। सुना आपने, 17 हस्पताल और क्लिनिक्स। हमें कांग्रेस को ये समझाना होगा कि नेतन्याहू ने अपनी 10 साला दौरे हुक्मरानी में मुतासिब और आमराना किस्म की नस्ल परस्त कौम परस्ती को परवान चढ़ाया है। अपनी करप्शन के खिलाफ कार्रवाई से बचने और इक़्तिदार में रहने की खातिर नेतन्याहू ने इंतहा पसंद फोर्सेस को हुकूमत में लाकर उन्हें कानूनी हैसियत दी है। इस बहरान के वक्त में अमेरिका को फौरी सीज़ फायर पर जोर देना चाहिए। अगर अमेरिका आलमी सतह पर इंसानी हुकूक के मामले पर एक मोतबर आवाज़ बनना चाहता है, तो हमें ये तस्लीम करना होगा कि फ़लस्तीनी जानें अहमियत रखती हैं, फ़लस्तीनी हुकूक अहमियत रखते हैं। That Palestinian rights matter, Palestinian lives matter. हर जगह से आवाज़ें उठ रही हैं, लेकिन क्या अमली तौर पर कुछ होगा भी? क्योंकि जब इसराइली जारियत का मुजाहरा करता है, अक़वाम मुत्तहिदा में करारदादें पेश होती हैं, माजी में भी हुई हैं, फ़लस्तीनियों के हकूक़ की बात की जाती है, मगर हकीकत में होता कुछ नहीं है। इसराइल फिर से वही जारियत करता है। हमारे साथ साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद क़सूरी साहब मौजूद हैं। क़सूरी साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। क़सूरी साहब, साल से ये जारियत जारी है, अभी भी जारी है। अमेरिका
की भी नहीं बात मानी और अमेरिका ने जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका मुश्तरका एलामिया 4 दफ़ा रोक दिया। अब जब जनरल असेंबली का इजलास हुआ है, तकारीर ज़रूर हो रही हैं, आपके ख्याल में कोई फ़र्क पड़ जाएगा, फ़लस्तीनियों को अपना हक मिल जाएगा? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि कुछ तब्दीली अमेरिका में भी नज़र आ रही है और ये कोई छोटी बात नहीं है कि वहाँ के 2 यहूदी कांग्रेसमैन, उनमें से ख़ास तौर पर जो सेनेटर हैं उन्होंने भी सेनेटर बर्नी सैंडर्स उन्होंने आवाज़ उठाई, उसके अलावा कांग्रेसमैन ने उठाई है। फिर अब जो पुराना मीडिया था वो भी बोल रहा है, लेकिन पुराने मीडिया के अलावा नए मीडिया आ गया, सोशल मीडिया, उसके ऊपर भी उसका जिक्र हो रहा है। और मेरा ख्याल है कि अमेरिका में अब जो प्रेजेंट सेटअप, हालांकि बाइडन साहब ने आम लोगों को तो डिसअपॉइंट किया कि उनके बारे में ख्याल था कि शायद ह्यूमन राइट्स के मामले में वो ज़्यादा बोलेंगे, लेकिन जहां तक कांग्रेस का है, मीडिया का है और अवाम का है, उसमें बिल्कुल मुख्तलिफ पोजीशन है। पहले तो इजराइल 100% होता था, अब यह है कि अगर 2 लोग सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल को तो एक फलस्तीनियों को भी कर रहा है। तो इस तरह लग रहा है कि जो अब के नुकसान होगा, बेंजामिन नेतन्याहू ने जो अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये गेम खेली है, इसका नतीजा ये होगा कि खुल के वाज़े हो गया कि क्या वहां जब तक वो 2 स्टेट सोल्यूशन जो खुद अमेरिकन ने कैंप डेविड में बात की थी उस तरफ नहीं आएंगे, ये मसला हल हो नहीं सकता। ये सबसे बड़ा जो लेसन हमास ने ये साबित किया, उसने ये भी साबित कर दिया कि जो अरब ममालिक चाहे रिलेशनशिप अपनी कायम कर लें, क्योंकि प्लान ये था इजराइल का कि और उनके जो जैरेड कुशनर हैं, जो सन इन लॉ थे प्रेसिडेंट ट्रंप के, वो कहते कि इशू कुछ भी नहीं रहा, ये तो सिर्फ टेरिटरी का है बिटवीन पैलेस्टीनियंस एंड इजराइलीज। अब ये क्लियर हो गया है कि इट इज नॉट सिंपली टेरिटरी, ये जो इशू जिंदा है, ये इशू मरा नहीं, चाहे 36 अरब ममालिक उनके साथ रिलेशनशिप कायम कर ले, और ये इसका अदराक हो गया। आज जो सेक्रेटरी जनरल की स्पीच थी जनरल असेंबली में, उसमें उन्होंने आईसीसी का भी जिक्र किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने कहा ह्यूमन राइट्स, उन्होंने कहा कि इजराइल बंद करे ये जो कुछ वहाँ कर रहा है, तो ये कुछ छोटी बात नहीं है ये। इसलिए मेरा ख्याल है कि ये तो आपसे मैं 100% एग्री करता हूं कि ये जो मरहम तो नहीं लगेगा, जो माएँ या बच्चे या बाप अपने प्यारे गंवा चुके हैं, लेकिन ये जो गुंडागर्दी जिस तरह पहले होती आ रही थी, उसमें मेरा ख्याल है कोई तब्दीली आएगी। साहब ये बताइएगा कि अब ज़ाहिर जैसा आपने अरब ममालिक का कहा, और उस वक्त लग रहा था कि कम से कम जो सिचुएशन है अब यहाँ से मजीद खराबी की तरफ नहीं जाएगी। इसराइल ने कम से कम अरब ममालिक को ये कमिटमेंट ज़रूर दी होगी जब वो अपने ताल्लुकात इस्तवार कर रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि क्योंकि इसराइल को पता है कि ना उन्हें अमेरिका रोक सकता है, अरब ममालिक ने भी ताल्लुकात बेहतर कर लिए हैं और वो कुछ कर भी नहीं सकते हैं, तो इस मुस्लिम ममालिक की आपस की तकसीम है उसकी वजह से भी उन्हें ये कॉन्फिडेंस आ रहा है जो ये सब कुछ कर रहे हैं? वो एक उनको बड़ा धक्का लगा है, ये जो कुछ भी हुआ है ये एक लंबी कहानी है, हो कैसे गया इसमें, लेकिन एक बात है कि जो कुछ हो रहा था सऊदी अरब, मैं मानने को नहीं तैयार कि यूएई, बहरैन और सूडान, इन 3 ममालिक ने जो रिलेशनशिप कायम की थी, मराकश की पोजीशन जरा मुख्तलिफ है, इन्होंने सऊदी अरेबिया को कंसल्ट जरूर किया होगा। अब उसमें ख्याल ये था कि शायद जो बिगेस्ट कैच होगा सऊदिया वो इनके इजरायलीज के लिए कि 5-4 महीने में शायद सऊदी अरब उन्हें तस्लीम कर ले, और खबरें आई थी कि दौरा भी कर चुके हैं प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, और जिसको डिनाई किया सऊदी अरब ने क्राउन प्रिंस को। अब मेरा यह ख्याल है कि इंटरिम पीरियड में मुमकिन ही नहीं रहा कि 2-2.5 साल में सऊदी अरब इनको रिकग्नाइज करे, और वापस हम जा रहे हैं 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ। बहुत शुक्रिया साबिक वजीर खारजा खुर्शीद कुसूरी साहब की राय आपने सुनी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मज़ीद आम खबरों पर बात करेंगे। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के हुक्म पर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की शेखुपुरा में 11 एकड़ से ज़ायद ज़मीन की नीलामी का अमल मुकम्मल हो गया है। जिला इंतजामिया की जानिब से नीलामी के लिए ज़मीन की फी एकड़ कीमत
70 लाख रुपए मुकर्रर की गई थी, लेकिन चौधरी मोहम्मद बूटा नामी शख्स 1 करोड़ 1 लाख रुपए फी एकड़ बोली लगाकर नीलामी जीतने में कामयाब हो गए हैं। यानी चौधरी मोहम्मद बूटा 11 एकड़ जमीन की कीमत 11 करोड़ 11 लाख रुपए अदा करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि नीलामी के अमल के दौरान नवाज शरीफ की जायदाद के 6 दावेदार भी सामने आए, जिन्होंने खुद को जमीन का मालिक जाहिर किया है। उन सब का दावा है कि वो इस राजी के विरासती मालिक हैं, इसलिए जमीन को कैसे नीलाम किया जा सकता है। मगर इस सबके बावजूद जिला इंतजामिया की जानिब से नीलामी का अमल मुकम्मल कराया गया और जमीन के दावेदारों को हिदायत की गई कि वो इस हवाले से अदालत से रुजू करें। इससे पहले भी इसी जमीन के 3 दावेदारों ने नीलामी रुकवाने के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू किया था, मगर कल ही जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने उन दरख्वास्तों को नाकाबिले समाअत करार देकर मुस्तरद कर दिया था। अदालत ने अपने मुख्तसर फैसले में कहा था कि दरख्वास्त गुजारों के पास नीलामी रुकवाने के लिए मुतबादिल फोरम मौजूद है और वो ट्रायल कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। इसलिए अदालत आइन के आर्टिकल 199 के तहत इन दरख्वास्तों को नहीं सुन सकती। गुज़िश्ता माह इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नैब की दरख्वास्त मंजूर करते हुए तोशाखाना रेफरेंस में इश्तिहारी मुलजिम नवाज शरीफ की जायदादें नीलाम करने का हुक्म दिया था। अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि नवाज शरीफ की जहां जहां जायदाद है मुतल्लिका सूबाई हुकूमत उसे नीलाम कर सकेगी। साथ ही फैसले में डिप्टी कमिश्नर लाहौर और डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा को हुक्म दिया गया था कि नवाज शरीफ की इरादी फरोख्त करके 60 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट पेश की जाए और नीलामी से हासिल होने वाली रकम कौमी खजाने में जमा कराई जाए। एहतसाब अदालत के फैसले में इस्लामाबाद और लाहौर के एक्साइज एंड टैक्सेशन हुक्काम को नवाज शरीफ की 3 गाड़ियां और 2 ट्रैक्टर भी नीलाम करने का हुक्म दिया गया था। अब अहम बात यह है कि एहतसाब अदालत के फैसले पर बाकायदा अमल दरामद शुरू हो गया है और आज शेखुपुरा में नवाज शरीफ से मुंसलिक एक ऐसी ज़मीन की नीलामी का अमल मुकम्मल हो गया है जिसके मजीद 6 दावेदार भी सामने आ गए हैं। अब जब यह मामला दोबारा अदालत में जाएगा तो आगे कानूनी अमल क्या होगा, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ नैब के साबिक स्पेशल प्रोसिक्यूटर इमरान शफीक मौजूद है। इमरान शफीक साहब बहुत शुक्रिया। इमरान शफीक साहब, दावेदार आ गए मगर नीलामी हो गई, तो ये समझा जाए कि कम से कम नवाज शरीफ के हाथ से ये प्रॉपर्टी निकल गई है। अब दावेदारों का और खरीदार का मसला है, नवाज शरीफ के पास भी कोई कानूनी ऑप्शन मौजूद है? देखिए खानजादा साहब, जो ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 88 है पाकिस्तान की, वो इस मामले में बड़ी वाज़ेह है। वो ये कहती है कि नंबर 1 तो जब अटैचमेंट के बाद 6 माह का टाइम हुआ करता है, अगर वो मुल्जिम अदालत में हाजिर हो जाए तो उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी उसको रिटर्न कर दी जाती है अटैचमेंट के बाद। लेकिन अगर वो हाजिर ना हो तो 2 साल तक उसके पास टाइम होता है। 2 साल के अरसे में अगर वो आ जाए तो उसके बाद वो अदालत को इस बात पर सेटिस्फाई कर दे कि उसने अपने आप को जानबूझ को छुपा कर नहीं रखा था, तो वो प्रॉपर्टी अगर सेल हो चुकी हुई है तो फिर सेल हो जाने के बाद उसकी जो प्रोसीड्स है, यानी सेल की जो रकम है, वो उसको वापस कर दी जाएगी। अगर वो अदालत को मुतमईन कर देता है कि ये उसने गैर कानूनी तौर पर अपने आप पाया नहीं हुआ था अदालत से, तो अब तो प्रॉपर्टी अगर इसके नतीजे में, अटैचमेंट के नतीजे में और अगर ऑप्शन हो जाए तो उसके बाद मुल्जिम को तो उसकी बहरहाल वापस आने के बाद अदालत को सेटिस्फाई करने के बाद उसको सिर्फ रकम मिला करती है। लेकिन अगर जो क्लेमेंट है जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो अगर दावेदार सामने आया है तो उसके पास एक ऑप्शन है, और वो ऑप्शन ये है कि वो अदालत को दफा 88 जो है उसका सेक्शन 7 ये कहता है, सब सेक्शन, कि अगर वो अदालत को इस बात पर सेटिस्फाई कर दे कि उसको सिविल सूट करने का एक इख्तियार है और सिविल सूट करके उसने अपना वो क्लेम अगर वो साबित कर देता है, तो फिर ये जो प्रॉपर्टी है जिसकी ऑप्शन हुई है, जो बंदा खरीद रहा है, बहरहाल वो उस दावे के फैसले के मातहत होगी, वो तो सेल है। तो इसलिए उसके पास बहरहाल एक रास्ता मौजूद है कि वो एक पाकिस्तान की दीवानी अदालत के पास जाए। उस दीवानी अदालत में जो उसके पास सबूत हैं वो सारे के सारे उस अदालत के सामने रखे। अदालत उन गवाहान और शहादतों और उसके दस्तावेज की रोशनी में जो चेक उसके पास है, कोई एग्रीमेंट टू सेल है, जो भी चीजें उसके पास है, अदालत को मुतमईन करे। अदालत को ये कहे कि हाँ, ये वाकई इस प्रॉपर्टी का मालिक बनता है, इसकी रोशनी में और उसकी आखिरी डिग्री होनी चाहिए, तो फिर उसके बाद वो अगर अदालत में आता है तो ये एक उसके पास एक मजबूत केस हो सकता है। लेकिन इसमें एक और सवाल भी पैदा होता है, और वो ये पैदा होता है कि क्या कोई बंदा महज एग्रीमेंट उस फैल की बुनियाद पर, यानी अगर आपने किसी के साथ महज इकरारनामा कर रखा है कि मैं प्रॉपर्टी खरीदूंगा और उस इकरारनामे के तहत आपने कुछ इक़दाम भी किए हुए, तो क्या उस इकरारनामे की बुनियाद पर आप मालिक हो सकते हैं किसी प्रॉपर्टी के? अभी तक जो उस बंदे का स्टेटस है वो तो ये है कि वो इस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है, उसने महज एक इकरारनामा कर रखा है। वो ज्यादा से ज्यादा जो उसके इस वक्त तक एग्जिस्टिंग जो राइट्स बनते हैं वो ये बनते हैं कि जिस बंदे से उसने प्रॉपर्टी खरीदने का मुआहदा कर रखा था, यानी आप मियां नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक दावा कर सकता है या उनसे मुतालबा कर सकता है कि मुझे मेरी रकम वापस की जाए। उस प्रॉपर्टी का वो मालिक नहीं है,
और अगर वो अदालत में जाके इसको साबित भी करने की कोशिश करेगा कि मैं प्रॉपर्टी का मालिक हूं, तो मैं नहीं समझता कि बुनियादी तौर पर वो अपनी मिल्कियत को इस केस में वो साबित करने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया अमन शफी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। कोरोना पर काबू पाने के लिए लगाई गई पाबंदियों में एनसीओसी ने गुज़िश्ता रोज़ नरमी का ऐलान किया, मगर सिंध हुकूमत ने मौजूदा बंदिशों को बरकरार रखने का फैसला किया है, बल्कि पाबंदियों को मजीद सख्त करने का इंदिया भी दे दिया है। आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सदारत में सूबाई कोरोना टास्क फोर्स का इजलास हुआ। वज़ीर आला सिंध ने इजलास को बताया कि ईद के दिन 13 मई को सूबे में 1232 केसेस सामने आए थे और 19 मई को 2076 केसेस सामने आए हैं। इससे जाहिर होता है कि सिंध में केसेस बढ़ रहे हैं। वज़ीर आला ने कहा कि अगर केसेस की शरह कम हुई तो नरमी करेंगे और अगर केसेस बढ़ गए तो मजीद सख्ती करेंगे, लेकिन सूबे में नरमी करना मुश्किल नजर आ रहा है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने एनसीओसी की जानिब से पाबंदियों में नरमी के फैसले पर तशवीश का इजहार किया है। पीएमए के मुताबिक पाबंदियों में नरमी का फैसला वक्त से पहले किया गया है। इस फैसले से केसेस मजीद बढ़ सकते हैं। ईद के बाद केसेस की तादाद बढ़ रही है। सिंध खासतौर पर कराची में कोरोना की सूरत हाल खराब हो रही है और सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो हालात का जायजा लेकर पाबंदियां उठाने का फैसला करे। एनसीओसी के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 4207 नए केसेस सामने आए हैं और मस्बत केसेस की शरह 8.2% रही, जबकि 131 अमवात हुई। सिंध हुकूमत के दादोशुमार के मुताबिक कराची में गुज़िश्ता रोज 1356 नए केसेस सामने आए और मस्बत केसेस की शरह 14.12% रही। दूसरी जानिब आज एनसीओसी ने बैरून मुल्क काम करने वाले अफराद और तलबा के लिए वैक्सीनेशन का ऐलान किया है। एलामिये के मुताबिक दुनिया के कई मुमालिक ने मुल्क में दाखिले, काम करने और तालीम हासिल करने के लिए वैक्सीनेशन को लाजमी करार दिया है। एलामिये के मुताबिक वो पाकिस्तानी जिनकी उम्र 18 साल से जायद है और वर्क वीज़ा या इकामा रखते हैं वैक्सीनेशन करा सकते हैं। इकामा और पासपोर्ट दिखाकर वॉक इन वैक्सीनेशन सेंटर से वैक्सीनेशन कराई जा सकती है। वैक्सीनेशन सेंटर उनके पासपोर्ट इकामे से मुतालिक डेटा एंट्री कर देगा। बैरून मुमालिक तालीम हासिल करने वाले 18 साल से जायद उम्र के अफराद किसी भी सेंटर से पासपोर्ट या स्टडी वीज़ा दिखाकर वैक्सीनेशन करा सकते हैं। वफाकी हुकूमत ने असातिज़ा को भी फौरी तौर पर कोरोना वैक्सीन लगवाने का फैसला किया है। हुकूमत की तयशुदा पॉलिसी के मुताबिक वैक्सीन लगाने की मतलूबा आखिरी तारीख 5 जून है। तर्जुमान वफाकी वज़ारत तालीम के मुताबिक तालीमी शोबे से वाबस्ता तदरीसी और दूसरे अमले को कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन का फैसला एनसीओसी की मुशावरत से किया गया है। अब तक मुल्क भर में 49,56,853 खुराकें दी जा चुकी हैं। कोरोना से बचाव, एहतियात और वैक्सीनेशन से मुमकिन है, इसलिए एहतियात कीजिए, मास्क पहनिए, SOPs पर अमल कीजिए और जल्द से जल्द वैक्सीनेशन लगवाइए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।